ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। ओके, so is it visible? Representation of AC current and voltage by rotating vectors। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, रोटेटिंग वेक्टर्स, जिसको हम लोग फेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्या हुई, क्यों हुई और ये क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, जब कभी भी सपोज ये एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, इस प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में अगर हम एसी को पास करते थे तो हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ से जैसे ही करंट निकलेगा तो ये करंट इस रेसिस्टर में जाएगा। ओके, जो वोल्टेज था दिस इज Vm sin ओमेगा टी, साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी, और इस वजह से हम लोगों ने करंट की वैल्यू भी निकाल के देख लिया था। इट कम्स आउट टू बी Im sin ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ पर Im क्या होता था हमारा, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज Vm अपॉन R। ओके, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट Im अपॉन R, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कल की जो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, और इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था कि अगर ये सपोज इस तरह से ये वोल्टेज का ग्राफ है अगर, ठीक है, ये V और I ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस पे ओमेगा t या t। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अगर वोल्टेज का ग्राफ है V Vm sin ओमेगा t, तो इसी में अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर दें यहाँ पर, तो ये हमारा I का ग्राफ होता था, दिस इज Im sin ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बोलते थे कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। ठीक है, ये हम लोग बातचीत कर लिए थे पिछले क्लास में, क्योंकि सेम फेज का मतलब होता है कि दोनों का फेज डिफरेंस जीरो हो गया। ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। फेज का मतलब यहाँ एंगल से है, मतलब जितना एंगल, जिस एंगल पे करंट मैक्सिमम हो रहा है उसी एंगल पे वोल्टेज भी मैक्सिमम हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये देखिए क्वार्टर साइकिल है डिवाइड 4 टाइम में दोनों मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे करंट और वोल्टेज सेम वैल्यू ले रहा है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रेसिस्टर के जगह पर अगर हम लोग क्या करें, अगर इस रेसिस्टर को रिप्लेस कर दें किससे, एक दूसरा सर्किट एलिमेंट, इंडक्टर को या कैपेसिटर को। ठीक है, कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडक्टर भी पढ़ चुके हैं, जिसका इंडक्टेंस L है। तो उस सिचुएशन में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में नहीं आता है। ठीक है, इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस रह जाता है, कुछ फेज गैप रह जाता है, और हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को, है ना, के बीच में फेज रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसका, फेजर्स का। तो फेजर्स का मतलब ये है कि ये एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स, ये एक वेक्टर होता है, ठीक है, जो रोटेट करता रहता है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और इसमें हम लोग एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग ट्रीट करते हैं किसको, वोल्टेज एंड करंट दोनों को हम लोग एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि इंडक्टर या अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें, इसी की जगह पे अगर कैपेसिटर लगा हुआ होगा तो इस दोनों सिचुएशन में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक हेल्प लेना पड़ेगा किसका, फेजर्स का, एंड फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। ठीक है, जो आपको, और ये जो है रोटेटिंग वेक्टर्स, और वो कैसा वेक्टर कैसा होगा, साइनोसॉइडली वैरिंग कर रहा होगा। ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी में लिख के दिया है स्टेटमेंट कि फेजर इज अ वेक्टर विच
rotates about the origin with angular speed omega and as shown in figure, and the vertical components represent sinusoidally varying voltage and current. ठीक है, तो ये तो इसका एक डायग्राम। अगर इसमें हम लोग सपोज इसी को फेज के फॉर्म में लिखें, ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो ये अगर एंगल आपका कितना बना रहा है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा बाय टी। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। सो इफ दिस इज आई, ओके, सो यहां से आप अगर बात करेंगे तो sin ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इसको कुछ भी आप मान लीजिए, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो ये वाली चीज है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। और ये आपका, क्योंकि ये करंट एक्सिस है और इधर टी है, तो ये चीज आपका जो डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, x मान लीजिए, नाम दे दिए, या एक्चुअली में यहाँ करंट एक्सिस है तो कितना अमाउंट ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रेस्पॉन्डिंग, तो इसको हम लोग i दे देते हैं, ठीक है, स्मॉल i। तो i इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखिए क्या बन गया, i m sin ओमेगा t, ओके। तो इसका है ना, ये जो वेक्टर i m, इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे जब, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है, इसके दो प्रोजेक्शन होंगे, एक x एक्सिस पे होगा और एक y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, दिस गिव्स यू i m sin ओमेगा t, ठीक है। तो ऐसे समय में अब हमने क्या किया, करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया। सिमिलरली हमारा वोल्टेज भी जो है इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए वोल्टेज को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे v, ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होगा v। तो उसी तरह से ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज वोल्टेज एट दिस टाइम, और ये जो वैल्यू है ये दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, तो दिस इज Vm। तो इस वोल्टेज का यहाँ पर वैल्यू जो दिया, दिस इज Vm sin ओमेगा t, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर, है ना। तो इसका वर्टिकल एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन हुआ, दिस प्रोजेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ that instantaneous voltage at any point at any time, okay। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है और दोनों का बीच में कोई भी एंगल नहीं, और दोनों x एक्सिस के साथ ओमेगा की एंगल बना रहा है, ठीक है, आएगा समझ में। तो ये था प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इंडक्टर और कैपेसिटर हम लोग लगा के देखते हैं, और वहां हम लोग देखेंगे एक्चुअल में रिलेशनशिप करंट और वोल्टेज के बीच में क्या होता है, ठीक है, किस तरह से करंट और वोल्टेज आपस में एंगल के फॉर्म में रिलेट होते हैं एक दूसरे से, वो हम लोग देखेंगे। सो आपको समझ में आ गया कि व्हाई इज द नीड ऑफ, व्हाट इज द नीड ऑफ फेजर्स और रोटेटिंग वेक्टर्स, बिकॉज द करंट एंड वोल्टेजेस आर नॉट इन phase, they have some phase difference, that's why we use phasors. Phasors are rotating vectors and they have some they vary according to sinusoidal graph, ठीक है। So हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक, इसमें दो टॉपिक करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज applied to inductor and AC voltage applied to capacitor। तो पहले हम लोग देख लेते हैं AC voltage applied to inductor। So this is AC voltage applied to inductor, ठीक है। तो this is coil या inductor and this is what
यहाँ पर हम लोग इसको AC वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, ये आपका E, तो E जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं दिस इज साइनोसॉइडल वेरिंग वोल्टेज, सो दिस इज Vm sin ओमेगा t, ठीक है इतना, ओके। तो इस जगह से यहाँ से करंट निकलेगा और ये करंट जाएगा इसमें, और इसमें करंट जाके आपका इंडक्टर में करंट जाएगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और इसका रिलेशनशिप देखेंगे किसके साथ, वोल्टेज के साथ, दोनों में फेज का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर करंट निकालें, ठीक है, कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, याद कीजिए, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इस जगह हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, दिस इज V बोलिए, E इक्वल्स टू V कर देते हैं यहाँ पर, है ना, एंड दिस V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, ठीक है। ये E इसलिए लिखा, ओपन सर्किट वोल्टेज था, जब करंट फ्लो होने लग जाएगा तो ये V बन जाएगा, ठीक है ना, EMF और पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना, V, और इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग चैप्टर 6 में देख चुके हैं, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना होता है, बोलिए, L di/dt, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट विद चेंजिंग अमाउंट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, L di/dt, ठीक है। याद कीजिए ना, फ्लक्स phi is directly proportional to I, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Li, फिर E इक्वल्स टू माइनस d/dt, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस dLi/dt। यहाँ से L आपका कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो माइनस L di/dt, यही होता था इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इसलिए हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF होता है दिस इज माइनस L di/dt, और ये माइनस साइन क्यों आया, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, दिस इज किरचॉफ्स रूल्स। यहाँ से आप देखिए V इक्वल्स टू कितना आ गया, L di/dt, ओके। यहाँ से di/dt की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल्स टू V/L, दिस कम्स आउट टू बी V/L, ठीक है, क्लियर है इतना, di/dt इक्वल्स टू V/L। और हम लोग जानते हैं V की जगह पे क्या है, तो Vm sin ओमेगा t अपॉन में L, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को सब समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक्चुअली हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है ना, वोल्टेज तो गिवन है, करंट की वैल्यू निकालना है और उसका फेज रिलेशनशिप चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, di है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट में लेके जाते हैं। तो di इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, Vm अपॉन में L sin ओमेगा t, और ये dt इधर आ जाएगा, है ना, Vm अपॉन L sin ओमेगा t dt, ओके, ठीक है। तो यहाँ से अब ये इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दें, नाउ वी कैन यूज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ से di का इंटीग्रेशन और यहाँ से Vm अपॉन L, ये देखिए Vm और L जो है दोनों ही Vm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो ये पीक वैल्यू है, यानी कि वो कांस्टेंट है, और L इंडक्टेंस भी आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ इसका होगा sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन, ओके। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ di, इंटीग्रेशन ऑफ di, दिस इज इक्वल्स टू I, ओके, Vm अपॉन L, ठीक है। याद कीजिए आप sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लोअर लिमिट और कोई अपर लिमिट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन रहता तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे के, ठीक है। लेकिन ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो करंट है, ठीक है, करंट एंड वोल्टेज दोनों ही, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन क्या, टाइम, है ना। करंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, वोल्टेज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है ये क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट का मतलब टाइम से डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ना ही आपका करंट के पास में कोई मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि करंट टाइम डिपेंडेंट है, वोल्टेज भी टाइम डिपेंडेंट है, दोनों जो है दे आर रोटेटिंग अबाउट ओरिजिन, ठीक है, सिमेट्रिकली, है ना। ये करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है साइनसॉइडल, ये क्या होता है, और ये फेजर की तरह जब ट्रीट करेगा तो इस तरह से इसमें करंट ऐसे मूव करेगा अबाउट ओरिजिन, और वोल्टेज भी इस तरह से मूव करेगा अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकली अबाउट ओरिजिन रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो इसके पास कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट जो होगा ना ही करंट और वोल्टेज दोनों में से कोई इसको कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। इस वजह से इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या एज्यूम की गई 0। ये बातें आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी के जस्ट बाद एक स्टेटमेंट है, यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ। सो देयर इज नो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर के, ठीक है, फॉर करंट एंड वोल्टेज, दैट्स व्हाई के इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात, अगर हो सकता है आपसे यहाँ पर कोई पूछ दे एमसीक्यू में इस टाइप का कि करंट का डायमेंशन बताइए, या सॉरी इस कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, या इस कांस्टेंट का यूनिट बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे सिचुएशन में, यूनिट और डायमेंशन क्या बताएंगे। देखिए ये प्लस है, तो आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं डायमेंशन में, ये जो आई है उसी का डायमेंशन ये पूरा भी होगा और उसी का डायमेंशन ये भी होगा, है ना। सो करेक्ट, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलेंगे। इसको कौन सा बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन की वजह से आया है, तो दिस इज सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, गलती से बोल दिया मैं, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, और इसका यूनिट और डायमेंशन किसके जैसा होगा, करंट के जैसा होगा, ठीक है। समझ आ रही बात, ठीक है ना। और वैल्यू इसकी 0। यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन में ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और इस टी का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, ये भी तो आएगा। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो करंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, आई इज इक्वल्स टू Vm अपॉन ओमेगा एल, और ये माइनस भी आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, आई की। अब देखिए यहाँ से ये जो टॉपिक है थोड़ा सा एक अब एक्चुअल में जो है लॉजिक वाली बात आती है, ठीक है। वो देखिए कैसे आपका करंट का जो वैल्यू आया है इन टर्म्स ऑफ क्या आया है, कॉस या साइन, दिस इज माइनस Vm अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कॉस आया है, लेकिन वोल्टेज हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, वोल्टेज इज इन टर्म्स ऑफ V इक्वल्स टू क्या था, Vm sin ओमेगा टी, है ना, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। तो अब आप देखिए ये साइन के फॉर्म में है, तो करंट कॉस के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर फेज के आपस में फेज में रिलेट करना, रिलेशंस निकालना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस करंट को भी साइन के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। और जैसे ही करंट आपका साइन के फॉर्म में आया तो फिर कुछ प्लस माइनस करके, प्लस माइनस जो भी होगा हम लोग ये समझ जाएंगे कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इतना है।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम लोग का मेन मकसद क्या है कि करंट को भी हम लोग साइन के फॉर्म में ले आए, तब फेज का रिलेशंस पता चल जाएगा। ठीक है, इतना ओके। तो यहां से करंट जो है आपका माइनस Vm अपॉन ओमेगा आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, करंट इक्वल्स टू, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेसिक जो है देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा यहाँ पर। सिंस माइनस कॉस थीटा, ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी या थीटा कितना होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। ये चीज मालूम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम लोग साइन में माइनस थीटा लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, इस दोनों का यूज करके ये रिलेशन लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा आ गया। ठीक है, ये अगर हम लोग कर देंगे यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर दिए तो ये कॉस ओमेगा टी आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम लोग माइनस चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, तो अब आ गया माइनस। तो लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस है बेचारा बाहर है, एंगल के बाहर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर लाएंगे। कैसे, क्योंकि माइनस साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा के। तो साइन माइनस थीटा, ओके, समझ आ रही बात? तो साइन माइनस थीटा जो आ गया आपका इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस साइन माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस। ठीक है, तो यानी आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इस माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 रख सकते हैं। ओके, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, therefore I इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ से इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। ठीक है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग वापस से आ जाते हैं, तो Vm अपॉन ओमेगा एल, यहाँ तक ठीक है, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, बीच में फिर से कट गया था। ओके तो हम लोग यहाँ तक देखे थे, v इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, यहाँ पर Vm अपॉन ये ओमेगा एल है ना, ठीक, Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ तक हो गया था। चलिए इस जगह ये देखिए, ये जो Vm अपॉन ओमेगा एल है, ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये बनने जा रहा है Im, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं दिस Im इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, ये करंट तब बनेगा जब यहाँ पर ये वोल्टेज तो है, तो वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, है ना। तो इट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, है ना, सो इट शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो Im इक्वल्स टू Vm अपॉन ओमेगा एल, तो ओमेगा एल अगर रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आपको करंट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा एल है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे, एक्सएल से। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इतना समझ आ रही बात, एक्सएल इज एन इंडक्टिव
रिएक्टेंस। ठीक है, मतलब अगर हमारा रेसिस्टर था तो उस समय में हम लोग रेसिस्टेंस बोलते थे, लेकिन इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक नया टर्म आ गया रिएक्टेंस। ठीक है, तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब में हम लोग रेसिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस, यानी एसी के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, साइनोसॉइडली वेरिंग डिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोग, जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो XL इक्वल्स टू ओमेगा L यहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई आपको कि ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो Vm अपॉन XL, तो यहाँ से Im आपका क्या बन गया, दिस Im इज इक्वल्स टू Vm अपॉन XL हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये जो XL है ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम। ठीक है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। ठीक, और डायमेंशन भी, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम एज, डायमेंशन विल बी सेम एज दिस इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वही XL का डायमेंशन होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब देखिए, अब आई, इसलिए हम लोग यहां से ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, व्हाट डू वी सी, दिस I इज इक्वल्स टू, है ना, ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गया, Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, इसका मतलब ये है, देखिए वोल्टेज आपका क्या था, Vm साइन ओमेगा टी था, है ना, तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी माइनस π/2 है ना, इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज दोनों साइन साइन के फॉर्म में है, लेकिन करंट जो है 90 डिग्री फेज पीछे चल रहा है, इट इज लैगिंग बिहाइंड, है ना, करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से, है ना, सो वी कैन से दैट दिस करंट लैग्स बिहाइंड, किससे, वोल्टेज से। ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज π/2, 90 डिग्री फेज, है ना, π/2 फेज एंगल, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देख लिया आपने कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, रेसिस्टेंस के केस में सेम फेज में था, यहाँ पर सेम फेज में नहीं है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, या π/2 रेडियन का। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? सो दिस इज द रिक्वायर्ड, इसका हम लोग फेजर डायग्राम और वो देख लेते हैं, टाइम डायग्राम। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी इसका काम थोड़ा सा, रेजिस्टेंस का काम थोड़ा बाकी है, उसको हम लोग आगे करेंगे थोड़ा। तो इधर की तरफ अगर हम लोग वोल्टेज या करंट रखेंगे, और इधर अगर आपका ओमेगा टी है जो भी है, या टाइम, ठीक, तो ये आपका अगर वोल्टेज का ग्राफ है, ये बना रहा है, सो दिस विल बी एंगल ओमेगा टी, है ना, या पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करेंगे, दिस विल बी ओमेगा t1। ठीक है ना, तो यहां से ये वोल्टेज है, अभी हमने क्या देखा कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री आगे था, या करंट 90 डिग्री पीछे था, इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो करंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, हमारी बात समझ में? सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज करंट, ओके, एंड दिस इज वोल्टेज। इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए करंट और वोल्टेज दोनों हमारा क्या हो गया, करंट और वोल्टेज दोनों क्या हो गया, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी है। हमारी बात समझ में? ओके, तो अब इसी को हम लोग टाइम डायग्राम अगर बनाते,
इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वोल्टेज ग्राफ, है ना। तो और ये जो रिलेशन है आपका, ये वाला जो वैल्यू है, इट विल गिव यू Vm, है ना, समझ गए। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जा रहा है तो वोल्टेज, ठीक। उसी तरह से अब इसके कोरस्पॉन्डिंग चलेंगे तो करंट जो है 90 डिग्री से क्या चल रहा है, पीछे, है ना। तो करंट को अगर हम लोग 90 डिग्री से पीछे लेके चलेंगे, ये देखिए जब स्टार्ट हो रहा है, जब ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, तो ये -90 से शुरू होगा, यानी 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो करंट पहले इंडक्टर के रेसिस्टर के केस में यहाँ से चलता था, तो क्या करेगा, 90 डिग्री पीछे चलेगा, है ना। जब तक वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, 90 डिग्री आगे है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, है ना। मतलब ये देखिए, जब ये 0 पे है तो ये -90 डिग्री यहाँ से चलना शुरू करेगा, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे है तो करंट मिनिमम वैल्यू लेगा ऐसे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। इस तरह से, ठीक है। देखिए ये करंट का ग्राफ होगा, और एम्पलीट्यूड तो इसका कम होगा ही होगा, इतना तो पता ही है हमको, है ना, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। करंट उसका, करंट का जो है मैग्नीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो उससे कम होगा, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए ये जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट 0, ठीक है। जब करंट 0 है तो जब वोल्टेज 0 है तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम यानी मिनिमम वैल्यू ले रहा है ना। जब करंट यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो करंट उस समय में मैक्सिमम ले रहा है ना, ये देखिए, ठीक है। तो ये एंड सो ऑन। तो 90 डिग्री फेज पीछे चलने का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 90 डिग्री फेज चल रहा है पीछे। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डायग्राम, ठीक है। तो दिस इज टाइम डायग्राम and this is phasor diagram because it represents phase. So this angle यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो वैल्यूज होगी वो इधर वोल्टेज और करंट, और यहाँ पर 0, ये π/2 पाई, है ना, 3π/2 2π, और इसी पैटर्न में ग्राफ को आप जहाँ तक आगे लेके जाना है जा सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। और ये जो एक्सिस है, किस एक्सिस है, दिस इज ओमेगा टी, यानी कि एंगल का है, तो एंगल हम लोग यहाँ दे रहे हैं 0π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है इतना। सो ये रिलेशनशिप था वोल्टेज और करंट का, फेज रिलेशनशिप करंट और वोल्टेज का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने जो रिलेशन चाहिए था रोटेटिंग वेक्टर्स का, वो हमारा रिलेशन यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो एक्सल था, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये हम लोग यहाँ तक डिराइव किए थे। थोड़ा इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, छोटा सा है, ठीक। तो आप देखिए ये जो एक्सल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब पहले इसके पहले इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज 2π इनटू में फ्रीक्वेंसी, है ना, ओमेगा का था 2π/t, 1/t क्या था, फ्रीक्वेंसी f। तो f लिखिए या न्यू लिखिए, एक ही बात है, 2π इनटू f इनटू l, ठीक है। तो f मैं आसान तरीके में समझने के लिए लिखा हूँ, या फिर आप न्यू भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। सो आप देख सकते हैं दिस एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ओके। और as well as XL is directly proportional to L, तो फ्रीक्वेंसी पर भी और L, यानी L बढ़ाते जाएंगे तो XL, जितना ज़्यादा इंडक्टेंस बढ़ाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना बढ़ेगा, जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे XL की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। क्लियर है, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। अब इम्पोर्टेंटली ये देखना है कि इसका ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर XL है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे जैसे हम लोग
फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये गिवन है कि एल कांस्टेंट है, यहाँ पर एल क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ग्राफ बन के आएगा। समझ आ रहा है सबको? यस, विजिबल है, ठीक है इतना? ओके। अब देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करें, डीसी, अगर हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करें तो उस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी 0। तो इसका मतलब है एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, बताइए? एक्सएल की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो डीसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर हम लोग एसी की बात करें तो इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज होता रहता है, या फिर फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या ऐसे कुछ। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, और इस वजह से, है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब है, ये बोल सकते हैं एसी, है ना, को ब्लॉक करेगा। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि इंडक्टर ब्लॉक्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एंड पासेस डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको पास करेगा और एसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, अब इस चीज को पिक्चराइज आप याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं वो देखिए, शॉर्टकट तरीका है कि ये आपका एक इंडक्टर है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर डीसी इसको कनेक्ट किया तो यहाँ से जो भी करंट आएगा और इस वजह से जो भी डायरेक्ट करंट होगा वो ये डीसी है, सीधा पास करता चला जाएगा। इट डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, इट lets it pass through the inductor smoothly। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह पर हम लोग क्या करें, इसी इंडक्टर में अगर हम लोग एसी पास करेंगे तो यहाँ से जो भी करंट निकलेगा, अल्टरनेटिंग करंट, ये जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए, ये जो करंट है वो इसमें जाके ऐसे 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 जाएगा, है ना, ये फंस जाएगा। ऐसा समझिए कि फंस गया। फंस गया मतलब ब्लॉक हो गया। ठीक है, समझ गए? तो एसी क्या किया, ब्लॉक हो गया, उसमें जाके फंस गया। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और डीसी डायरेक्टली पास कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो एसी पासेस, सॉरी, एसी ब्लॉक्स एंड डीसी पासेस दी passes through the inductor या coil। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। तो आप लोग इसके बाद एनसीईआरटी से अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा फेजर डायग्राम में ये एनसीईआरटी में जैसे बना हुआ है, जैसे मैं बनाया था आई वी, तो आई का करस्पॉन्डिंग ये आई एम साइन ओमेगा टी, नीचे मैंने नहीं दिखाया था, आप बना लीजिएगा। वी के करस्पॉन्डिंग वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बना लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया समझा दिया है। और अगर आपसे एक चीज़ और है इसमें कि जो फेज डिफरेंस था करंट और वोल्टेज का, वी और आई में फेज डिफरेंस था कितने का, है ना, 90 डिग्री का। करंट जो है वो लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। लेकिन अगर आपसे टाइम के ये एंगल के बारे में पूछा तो टाइम के बारे में पूछेगा तो कितना, क्वार्टर साइकिल, है ना, T/4। 90 डिग्री क्या होता है, 1/4 ऑफ द सेकंड। तो क्वार्टर साइकिल पीछे चलेगा। आपने डायग्राम भी अभी देखा था, है ना, उसमें भी था ये। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।